नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर आज अपना 12वां रहेगा और 11 मॉडल पेपर अपन कर चुके हैं कंप्लीट सिलेबस से। और आज का जो पेपर है काफ़ी खास काफ़ी अच्छा पेपर होने वाला है, तो ज़रूर से ज़रूर पूरा पेपर कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। एक बार आप पूरा पेपर करके देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि लगभग परीक्षा से पहले पहले मैं आपको 40 से 50 मॉडल पेपर अवेलेबल करवा दूंगा और बहुत अच्छे प्रश्न उसमें आपको मिलेंगे। हालांकि मैंने आपको 55 मॉडल पेपर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं सारे के सारे। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हैं इनमें कुछ, और जो वो नए प्रश्न भी हैं, तो इनको भी आप ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए, पहला आपका प्रश्न कि कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा किसे कहा है? 5 से 8 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 10 से 16 वर्ष या 16 से 21 वर्ष। तो देखिए साथियों, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने 3 आपके स्तर बताए हैं। आपका कन्वेंशनल स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, ठीक है। 3 स्तर उन्होंने बताए हैं, 6 अवस्थाएं जिसमें थी, 6 अवस्थाएं और 3 स्तर उन्होंने बताए थे, ठीक है। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है, वो 13 वर्ष के बाद का जो स्तर होता है, वो पोस्ट कन्वेंशनल उन्होंने बताया। तो उसी में नैतिक तर्क जो वो एक प्रकार से नैतिक तर्कणा का विकास होता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा किसे कहा है? 10 से 16 वर्ष बाद की जो चीज़ है, पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा। तो 13 वर्ष के बाद, यानी 10 से 16 वर्ष का जो ऑप्शन है, वो यहाँ पे आपका सही आंसर बैठेगा इसका। तो 16 से 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सही जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका 3 रहेगा, 10 से लेकर के 16 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सही नहीं है। एक, मनोसामाजिक विकास 8 अवस्था, संज्ञानात्मक विकास 5 अवस्था, मनोलैंगिक विकास 5 अवस्था या नैतिक विकास 6 अवस्था। तो मनोसामाजिक विकास की निश्चित रूप से 8 अवस्थाएं हैं, सही बात है। लेकिन जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, उसकी मित्रों 5 अवस्थाएं नहीं बताई गई हैं। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, वो जीन पियाजे के द्वारा साथियों दिया गया, आप सब लोग जानते हैं। और इसमें टोटल 4 अवस्थाएं जो वो बताई गई हैं, 4 ही अवस्था बताई गई है। 4 अवस्था मित्रों कौन कौन सी? एक तो संवेदी प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक है, और एक आपका अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 ही अवस्थाएं, 5 नहीं है। बाकी 5 हैं मनोलैंगिक की, और नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं आपकी रहेंगी, ठीक है। नैतिक विकास में कोहलबर्ग का जो है, उसमें 3 स्तर हैं, और 3 स्तरों में 2-2 प्रत्येक में अवस्थाएं, तो 6 अवस्थाएं हो गई। बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न मित्रों, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। आंतरिक अवस्था है अभिप्रेरणा, आवश्यकता से प्रारंभ होती है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं ऊपर वाली, लेकिन चौथा ऑप्शन अधिगम से उत्पन्न अवस्था है। तो अधिगम से अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है मित्रों। अ, अभिप्रेरणा किसी बाह्य कारक से भी उत्पन्न हो सकती है, आंतरिक कारक यानी अंदर से भी उत्पन्न हो सकती है। और किसी चीज़ की अपने को आवश्यकता है, तो उसके द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी ये उत्पन्न हो सकती है ना। और मनोवैज्ञानिक अवस्था निश्चित रूप से, तो इसका सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4, अधिगम से उत्पन्न अवस्था अपन इसको नहीं कह सकते अभिप्रेरणा को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, देखिए चैनल से आप जुड़िएगा तो आपको ऐसे ही शानदार प्रश्न मिलते रहेंगे, बहुत ही शानदार शानदार मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते, संकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवासी या कल्पना प्रधान। तो देखिए, अंतर्मुखी बालक नहीं होते, ये आपको पूछा है। तो प्यारे साथियों, संकालु प्रवृत्ति के होते हैं निश्चित तौर पे। एकांतवासी भी ये होते हैं निश्चित तौर पे, बिल्कुल एकांतवासी यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। कल्पना जगत में थोड़े से विचरण करते हैं, ये बात भी सही है, कल्पना प्रधान होते हैं। अध्ययन में सामान्य होते हैं, ऐसा नहीं है, अध्ययन में इनको जो प्रतिभाशाली माना जाता है, आपके जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं उनको, या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, या फिर जो वो एक प्रकार से मतलब प्रतिभाशाली श्रेणी में ज़्यादा रखा जाता है अंतर्मुखी बच्चों को। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व यहाँ पे नहीं है, वो है अध्ययन में सामान्य। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। बाकी कल्पना प्रधान भी होते हैं, एकांतवासी भी होते हैं, संकालु भी होते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर मित्रों इसका रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। अगला आपका प्रश्न है कि IQ व AQ है, व्यक्तिगत प्रदत्त है,
मानक प्रदत्त है, प्रक्षेपी प्रदत्त या उपरोक्त सभी, तो ये मानक प्रदत्त आएगा बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आईक्यू तो आप सब लोग जानते हो, दिमाग से संबंधित चीज़, आपकी बुद्धि कैसी है कितनी है। लेकिन AQ क्या होता है? AQ होता है साथियों एडवर्सिटी, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में आपका प्रतिफल कैसा है, यानी विपरीत परिस्थितियों में आप किस स्थिति में रहते हो। जैसे कोरोना के समय में काफ़ी लोग डर गए थे, बहुत ज़्यादा सहम गए थे, तो उनका AQ अच्छा नहीं था, है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। विपरीत परिस्थिति में जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी प्रकार से कार्य करेगी उसका AQ उतना ही अच्छा होगा। तो AQ आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा AQ क्या होता है ना। तो AQ ये होता है आपका, और ये मानक प्रदत्त हैं दोनों के दोनों, IQ और AQ, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, सुमेलित है विक्रेता व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, 2 शल्य चिकित्सक भाषागत बुद्धि, नर्तकी शारीरिक गति, और 4 है गणितज्ञ ये स्थानिक से संबंधित। तो देखिए सही उत्तर क्या रहेगा इसमें, सुमेलित है ये पूछा है, तो नर्तकी बिल्कुल शारीरिक गति से संबंधित रहेगी। जो आपका गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिसमें गार्डनर ने बुद्धि के मित्रों कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार गार्डनर ने बुद्धि के उसमें बताए हैं। ठीक है, उसमें से आपका जो विक्रेता जो होता है, विक्रेता यानी कि दुकानदार एक प्रकार से, वो व्यक्तिगत आत्मन का मतलब होता है अंतः व्यक्तिक, तो अंतः व्यक्तिक नहीं हो गए ये विक्रेता जो होता है वो अंतर व्यक्तिक होता है। कैसा होता है? अंतर व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक ऐसे लिखा जाएगा। अंतर व्यक्तिक बुद्धि के धनी होते हैं, यानी कि दूसरों की बात को समझ लेते हैं विक्रेता, राजनेता वगैरह, है ना। तो दुकानदार या विक्रेता एक ही बात है, और राजनेता भी इसी श्रेणी में आते हैं। फिर है शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक जो वो शारीरिक गति से संबंधित है मित्रों, ये भाषागत बुद्धि थोड़ी है, कोई कवि थोड़ी, लेखक कवि वगैरह में तो भाषागत बुद्धि होती है। ठीक है, लेकिन शल्य चिकित्सक की बात की जाए तो उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, नर्तकी में भी शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, और गणितज्ञ में मित्रों आपकी स्थानिक बुद्धि नहीं होगी, उसमें आपकी तर्क बुद्धि होगी। कौन सी? तर्क बुद्धि होगी मित्रों, तर्क जो वो होगा, तर्क से तर्क बुद्धि रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर इसका रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, नर्तकी शारीरिक गति से संबंधित है, बाकी ये बिल्कुल गलत सुमेलित किए गए हैं। चलिए ऑप्शन 3 सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, एक नींबू मीठे हैं युक्तिकरण, मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण, घटना का सामाजिकरण बौद्धिकीकरण, हवाई किले बनाना यानी उज्ज्वल तरंग। तो हवाई किले बनाना उज्ज्वल तरंग नहीं है, ये स्वप्न देखना है, दिन में स्वप्न देखना जो है वो हवाई किले से संबंधित है। तो यहाँ पे हवाई किले जो है वो सुमेलित सही प्रकार से नहीं किया गया है, बाकी सब बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नींबू मीठे नहीं खट्टे हैं यहाँ पे, या अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात है। तो नींबू मीठे हैं ये भी सही बात है। ठीक है, इसको नींबू मीठे हैं ये भी बोल देते हैं, और अंगूर खट्टे हैं ये भी बोल देते हैं। ये युक्तिकरण, यानी जो चीज़ अपने हाथ नहीं लगी उसके लिए अपन कोई ना कोई युक्ति बना लेते हैं कि मुझे जॉब करनी ही नहीं थी, या मुझे नौकरी लगना ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही परीक्षा दे रहा था, है ना। तो ऐसी बातें, ये युक्तिकरण की प्रक्रिया है। मन बनावे मुंह हिलावे मतलब आप किसी की बात सुन रहे हो, आपको वो पसंद नहीं है वो बात, लेकिन फिर भी मजबूरी बस आपको हामी भरनी पड़ रही है, तो ये प्रतिक्रिया निर्माण है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है ना। फिर है घटना का सामान्यीकरण करना, है ना। तो ये बौद्धिकीकरण की चीज़ होती है, यानी दिमाग से अपन करते हैं एक प्रकार से सामान्यीकरण करना, यानी कि घटना के बारे में विस्तार से बताना, बौद्धिकीकरण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। सुमेलित जो सही नहीं है वो ऑप्शन 4 नहीं है। चलिए, अगला आपका प्रश्न मित्रों, RTE के बारे में सही नहीं है, अनुवीक्षण परीक्षा यानी कि प्रवेश प्रक्रिया, दूसरा प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक, तीसरा धारा 21 SMC का गठन, और राजस्थान में RTE 1 अप्रैल 2011 से लागू। तो मित्रों देखिए, RTE के बारे में जो सही नहीं है वो है आपका प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक। तो प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 8 तक इसमें कहा गया, 1 से 5 तक नहीं कहा गया। 8 के प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया, कैंटल ने, मैकडूगल ने, इबिंगहॉस ने, या सभी ने। तो जो स्मृति है मित्रों इसका सही जो एक प्रकार से व्यवस्थित अध्ययन किया गया वो आपका किया गया इबिंगहॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 करिएगा, 2 नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर मित्रों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों।
अगला आपका प्रश्न है कि चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। चिंतन के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है। ये एक मानसिक क्रिया है, अ, ये आपकी तर्क व सांकेतिक क्रिया है, समस्या समाधान की क्रिया है, या आपकी मित्रों ये भावात्मक क्रिया है। तो भावात्मक क्रिया नहीं है, ये समस्या समाधान की क्रिया भी है, आपकी तर्क और सांकेतिक भाषा की क्रिया भी है, लेकिन भावात्मक क्रिया नहीं है, मानसिक क्रिया भी है। तो ऑप्शन 4 मित्रों यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, विकास के बारे में असत्य कथन है। वर्तुलाकार प्रक्रिया है, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, और यानी कि व्यक्तिगत विकास नहीं, जो विकास जो व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अगला विशिष्ट से सामान्य की प्रक्रिया है। तो मित्रों ये हो जाएगा आप कह सकते, देखिए क्योंकि देखिए विकास जो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है आपका विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से। परस्पर संबंध की प्रक्रिया तो है ही, तो ऑप्शन 3 होगा विशिष्ट से सामान्य की प्रक्रिया। ये गलत है विकास के संबंध में, विकास जो वो सामान्य से विशिष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, सृजनात्मकता के बारे में असत्य कथन बताइए। विधायकता की प्रक्रिया, उत्पादन युक्त प्रक्रिया, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, केवल जन्मजात क्रिया। तो केवल जन्मजात नहीं होती है सृजनात्मकता, ये क्रिएटिविटी अपने बाद में अपन इस गुण को अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर इसका रहेगा मित्रों। अगला आपका प्रश्न, बाल अपराध के बारे में सही है। वेल्स व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, यानी वेल्स ये मानते हैं कि बाल अपराध के लिए आपके जो स्कूल हैं वो जिम्मेदार हैं। जुक्स क्या बोलते हैं कि वंशानुक्रम जिम्मेदार है बाल अपराध के लिए। और आपके सीजर लाम्ब्रोसो जो है वो आपके बाल अपराध के जनक हैं। तो ये तो बात सही है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे जो सारी बातें बताई गई बिल्कुल सही हैं। वेल्स ने भी यही कथन बोला है, जुक्स ने भी बोला है, जो कथन दिए गए बिल्कुल सब ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों हो जाएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि सही कथन है। डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है। डिसलेक्सिया मानसिक, वाचित व हस्त कौशल विकृति भी डिसलेक्सिया को कहा जाता है। और डिसनाफिया नहीं, डिसग्रेफिया होगा ये। डिसग्रेफिया लेखन विकृति है, तो ये भी सही बात है। और आपका जो उपरोक्त सभी तो सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, जेरोम ब्रूनर जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य है। एक विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा ही दिया गया है। अगला आपका, विकास की 4 अवस्था होती है। तीसरा, विकास एक आंतरिक अवस्था होती है। चौथा, संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की। तो इन्होंने संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या निश्चित रूप से की है। और विचार एक आंतरिक अवस्था है, ये भी सही बात है। तो विकास की 4 अवस्था होती है, ये विचार नहीं है मित्रों, ये विकास होगा यहाँ पे। विकास एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये बात भी ठीक है। तो विकास की 4 अवस्था नहीं, इन्होंने 3 अवस्थाएं विकास की बताई हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। एक प्रकार से संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था इन्होंने बताई है विधि निर्माण की अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने आपकी बताई है दर से प्रतिमान की अवस्था। दर से प्रतिमान की अवस्था, इनकी अगर एज बताएं तो विधि निर्माण की तो आपकी 18 माह तक के बच्चे के लिए बोला है विधि निर्माण की अवस्था। फिर 18 माह से लेकर 7 वर्ष तक की जो उम्र है उसको दर से प्रतिमान की अवस्था कहा इन्होंने। और इसके बाद की जो एज है उसको मित्रों इन्होंने क्या कहा है, सांकेतिक अवस्था। क्या कहा है, सांकेतिक अवस्था कहा है। और ये है आपकी अवस्था 7 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं में बांटा इन्होंने विकास को। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका जो वो गलत है बिल्कुल, जेरोम ब्रूनर के बारे में तो गलत कथन ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, मूल्यांकन है, व्यापक प्रक्रिया है, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया या उपयुक्त सभी है। तो सारी बातें ठीक हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर है एनसीएफ 2005 किस चीज़ पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर, खुली परीक्षा प्रणाली पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। तो सभी पर देता है निश्चित रूप से। तो ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर भी। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, समस्या समाधान, अन्वेषण, व्याख्यान या मॉन्टेसरी। तो देखिए निश्चित रूप से व्याख्यान विधि बाल केंद्रित विधि नहीं होती, वो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। शिक्षक ही उसमें वक्ता के रूप, एक प्रकार से प्रवक्ता के तौर पे बोलता रहता है। बच्चे सिर्फ श्रोता, मूक श्रोता बन करके सुनते रहते हैं और बड़ी नीरस क्लास चलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका
सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वो बच्चों में विभेद नहीं कर पा रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विभेदकारिता का गुण उसमें मित्रों नहीं है। तो उसमें तात्पर्य है कि उसमें किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे विभेदकारिता की कमी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न सुमेलित है, कुडर परीक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है, युगल तुलनात्मक निर्णय अभिक्षमता से, डीएटी परीक्षण रुचि से संबंधित, स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि से आपके संबंधित। तो सुमेलित पूछा है तो एक ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, चौथा भी गलत है। डीएटी जो परीक्षण है वो रुचि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 मित्रों इसका सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, डीएटी परीक्षण जो है वो आपका रुचि से संबंधित नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रपत्र रुचि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो स्ट्रॉन्ग प्रपत्र है वो रुचि से संबंधित रहेगा। अगला आपका प्रश्न, द्वंद्व का प्रकार नहीं है, ग्राह्य ग्राह्य उपागम, त्याग त्याग उपागम, उपागम परिहार और बहुपरिहार उपागम। तो बहुपरिहार उपागम नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 मित्रों इसका भी सही आंसर आपका रह जाएगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है, अमेरिका में ये प्रारंभ हुआ, शिक्षक व बालक कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता, मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, 1 व 3 दोनों। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में देखिए साथियों, 1 भी बिल्कुल ठीक है और 3 नंबर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 व 3 दोनों सही। देखिए 2 में क्या बोला कि शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता। तो निश्चित रूप से शिक्षक की समस्या हो, चाहे बालक की हो, चाहे कार्य प्रणाली से संबंधित, स्कूल से संबंधित जो भी समस्या, उसका क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो वो गलत है यहाँ पे। और अपने को क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन पूछा था, तो सत्य तो 1 और 3 दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? प्रक्षेपण, परावर्तक और अंतःक्रियात्मक और संकलित। तो शिक्षण के लिए पूछा है तो निश्चित रूप से अंतःक्रियात्मक ही होगा भाई। टीचिंग जो वो अंतःक्रियात्मक, यानी कि बच्चे और शिक्षक में दोनों में अंतःक्रिया होते हुए अगर हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन हैं? हल हैं, पियाजे हैं, स्किनर हैं, ब्लूम हैं। तो स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक जो हैं मित्रों वो हैं आपके, सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 ब्लूम, बीएस ब्लूम को माना जाता है। अगला आपका प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है तो परिपक्वता नहीं है, वातावरण, निर्देशन या वंशानुक्रम। तो निर्देशन इसका आंसर होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कारण है वो निर्देशन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? तो केवल शैक्षिक मूल्यांकन होता है या शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों? तो ये दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो कट हो गया। फिर है तीसरा ऑप्शन ABC ग्रेड का प्रयोग, तो बिल्कुल ये भी किया जाता, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पे। 2 व 3 दोनों सही हैं। अगला आपका प्रश्न है कि असत्य कथन बताइए। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात होते हैं, काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता बताया गया है, मातृत्व आंतरिक प्रेरणा बताया गया है, टोरेंस सृजनात्मक मापन से संबंधित है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो जो गलत कथन है, असुमेलित है या असत्य कथन है, वो है उपलब्धि प्रेरक जन्मजात बताया गया है। उपलब्धि प्रेरक मित्रों जन्मजात नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा, अर्जित प्रेरक ये रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो वो इसका आंसर हो जाएगा 27 के प्रश्न का। अगला आपका प्रश्न है कि सही नहीं है, एक संवेगात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन, बिल्कुल ठीक है। संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी केटल, ये भी सही है। संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो विपर्याय जो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि न होकर के कैसी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। सही नहीं है ये पूछा है, तो विपर्याय समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि मित्रों नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर बिल्कुल रहेगा। अगला आपका प्रश्न सही है, खेल विधि अप्रक्षेपी विधि, दूसरा स्याही धब्बा सिद्धांत रक्षा युक्ति, 3 विशेषक सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया, या पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति आलपोर्ट के द्वारा बताया गया। तो मित्रों इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा विशेषक सिद्धांत केटल, ठीक है। सही आपका जो मतलब कनेक्शन है वो विशेषक सिद्धांत
केटल से संबंधित ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। बाकी कोई सा भी जो वो सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शाही दबाव परीक्षण आप सब लोग जानते हैं कहाँ से, व्यक्तित्व से संबंधित है। तो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जैसे खेल विधि को मैंने नहीं बताया आपको, है ना, ये अप्रक्षेपी नहीं है तो प्रक्षेपी हो जाएगी निश्चित तौर पे, या आपकी कौन सी होगी, है ना, वस्तुनिष्ठ है या कौन सी आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, ये आपको चेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, मतलब अगर मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा तो उससे आप न तो इस टॉपिक को खोलोगे न देखोगे। आपको इस टॉपिक को खोलना देखना, दो नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो देखिएगा ज़रूर, बहुत सही चीज़ ये रहेगी। चलिए अगला आपका प्रश्न है, 30वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक अवधारणा मानचित्र जोसेफ नोवेक ने दिया, एक प्रकार से बनाया, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है आकर्षण विकर्षण, कुर्ट लेविन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल ठीक है, आकर्षण विकर्षण वाला। फिर है परिपक्वता गेसेल, बिल्कुल ठीक है ये कनेक्शन भी। अगला है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से संबंधित, बाल्यावस्था में, तो ऐसा नहीं है मित्रों। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया अगर आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से संबंधित है तो वो आपकी किशोरावस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की वो विशेषता रहेगी, बाल्यावस्था की विशेषता वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर नंबर 12 से, और साइकोलॉजी के काफ़ी सारे पेपर और भी आएंगे, आपको निश्चित ही पसंद भी आएंगे और आपको सफलता भी निश्चित तौर पे इससे मिलेगी। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबाइएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। उम्मीद करता हूँ मित्रों सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होगी। लगातार इस चैनल पर आपको बढ़िया से बढ़िया मैटर जो अवेलेबल करवाया जाता रहा है और भी आगे करवाया जाता रहेगा। इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।